Good morning, guys. Yes, good morning, Curve. Yes, good morning, Anmol. Yes, amongst के आगे करना है हमें, वो सही. Among और amongst तो समझ में आ गया था ना. इसके आगे नेक्स्ट आता है amid and amidst. ठीक है. अब amid और amidst में डिफरेंस वही है जो among और amongst में था. As in vowel sound से पहले हम amidst लगाते हैं और amid लगाते हैं. अच्छा, amid जनरली किस तरीके से यूज करते हैं? मतलब वर्ड यूज किया होगा, सुना होगा. How do we use it? Amid chaos, political parties held rallies. Yes. पता है हम लोग इसको भी उसी तरीके से यूज कर लेते हैं. अमंग के सेंस में यूज होता है, लेकिन एमिड इस तरीके से ज्यादा यूज होता है जहां पे हम लोग मोस्टली अनकाउंटेबल थिंग्स या ग्रुप की ऐसे बात कर रहे होते हैं. तो यस, बिल्कुल एमिड chaos बिल्कुल सही एग्जांपल है. ठीक है. एमिड ऑल दिस कंट्रोवर्सी, यस, अनदर स्कैंडल ऑफ दिस ऑफिस केम आउट. बिल्कुल सही. ठीक है, करेक्ट. कर्व अनमोल इसी तरीके से यूज करते हैं इसे. ठीक है. तो अब बस वही है कि अमित अगर लिखा होगा लोग, क्योंकि कई बार ऐसे ही बोल दिया जाता है, जैसे राम is sitting amidst us. ठीक है. अब यहाँ पे वही वोवल साउंड us, उससे पहले हमने amidst यूज किया और इसके बाद होता है हमारे बीच में बैठा है. मोस्टली अमंग जब बात कर रहे थे तो सब लोगों के लिए among us, amongst us, he distributed something ऐसा. अमंग अमित का ज्यादा जो यूज आता है कि इसके बीच में ये वाली चीज हो गई, जैसे कि हमने एग्जांपल ये वाले लिखे हैं आपने, अमित chaos और ये वाली सारी चीजें. और इसके अलावा इस तरीके से कि हमारे बीच में कोई बैठा था, तो हम प्रिफर इसे करेंगे जब भी यहाँ पे बैठना होगा, ही वाज सिटिंग अमंग अस, तो उससे ज्यादा अच्छा यहाँ पे ही होगा. ठीक है, amidst us. बाकी बस वही है, amidst us इस तरीके से आ गया. और amid our friends जैसा बोलना होता, he was sitting amid our, नहीं उसके साथ भी होता amid his friends. आर में भी ऑल साउंड हो रहा था. ठीक है, अमिड हिज फ्रेंड्स, तो आप इसे यूज कर सकते हो. ठीक है. तो बिल्कुल सही, इसका यूज इसी तरीके से होता है. मोस्टली हम इस तरीके से बोलते हैं जहां पे बोलना होता है किसी भी अनकाउंटेबल चीज, यानी सबके बीच में ये भी हो गया. तो यस, हर एग्जांपल बिल्कुल वैलिड है, बढ़िया है. ठीक है. बाकी अगर हम लोग जैसे ये प्लेस और पोजीशन की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने जैसे वर्ड सीखे थे बिफोर और बिहाइंड. बिफोर आपको पता है हम इस तरीके से यूज करते हैं ना, इन फ्रंट ऑफ वाले सेंस में, जैसे ही was brought, yeah, the convict was brought before the judge. ठीक है. हम इन फ्रंट ऑफ द जज भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बिफोर जो है ना ज्यादा ऑफिशियल, ज्यादा फॉर्मल साउंड करता है. तो जब मोस्टली इस तरीके की जगहों पे ये यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे ही was sitting before me. अब मोस्टली ही was sitting before me आप कोई फॉर्मल सिचुएशन यूज करते हो, वरना सिंपल अगर आपको सेंटेंस बोलना है एक इनफॉर्मल स्टाइल में, तो आप इन फ्रंट ऑफ भी बोल सकते हो. ठीक है. तो हमें पता है कि इट इज इंटरचेंजेबल विद इन फ्रंट ऑफ. ही वाज सिटिंग बिफोर मी. तो जब भी हम लोग फॉर्मल इफेक्ट के लिए या फिर कुछ अलग इफेक्ट वाले सेंस में इसे यूज करना चाहते हैं, तो हम बिफोर यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ के सेंस में, वरना हम इन फ्रंट ऑफ ही बोलते हैं. नेक्स्ट आता है बिहाइंड. बिहाइंड में कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है, बिहाइंड बिहाइंड ही है. जैसे he was running behind his brother. ठीक है. तो इसके यूज तो हम जानते हैं, he was running behind his brother. ठीक है. तो नथिंग न्यू इन दिस. ऑलराइट.
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जैसे हम लोग लिखते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, जैसे एट, इन, एंड, ऑन। एट क्या शो करता है? ऑन और इन। एट शो करेगा प्रिसाइज टाइम, है ना। इन बोलता है एक टाइम पीरियड कोई सा भी, ठीक है। ऑन डे और डेट। अमिट के आगे बस यही है। अमिट के आगे हमने बिफोर और बिहाइंड पढ़ा था कर्व, ठीक है। जैसे बिफोर हम यूज करते हैं ना, इन द सेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ, तो ही वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, यानी कि ही वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द जज, ठीक है। वैसे ही वॉज सिटिंग बिफोर मी, हम लोग यूज बोल देते हैं ही वॉज सिटिंग, और इन फ्रंट ऑफ मी वैसे बोल सकते हैं, वैसे ही बिफोर मी बोल देते हैं, ठीक है। बस ये था, हाँ, ठीक है। और बाकी बिहाइंड का यूज तो हमें इस तरीके से पता ही है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो इसमें आते हैं हमारे एट, इन और ऑन, मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं में से। तो एट आपका शो करता है प्रिसाइज टाइम, इन टाइम पीरियड, ऑन डे और डेट, ठीक है। एट कैसे होता है? आई विल मीट हर एट 11 AM, ठीक है। जब आप प्रिसाइज टाइम बता रहे हो किसी भी चीज का, आई विल बाय अ कार इन जून, ठीक है। आई विल बाय अ कार इन जून, एक टाइम पीरियड की, इस टाइम में मैं ये खरीदूंगा, उस सेंस में हम टाइम पीरियड का अगर दिखा रहे हैं तो। और ऑन दिखाता है डे और डेट, ठीक है। आई विल मीट हर ऑन मंडे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो। दिन और कोई भी तारीख बतानी हो यहाँ पे, तो डेट के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो, कोई भी डेट, ऑन दिस डेट, ठीक है। और ऑन मंडे, ठीक है। तो इसे यूज इस तरीके से यूज किया जाता है एट, इन एंड ऑन को। सब लोगों को फॉर और सिंस का पता है ना मीनिंग? फॉर और सिंस में जो डिफरेंस होता है, जैसे हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस जब हम टाइम दिखा रहे हैं ना, परफेक्ट टेंस में तो हम लोग फॉर और सिंस को यूज करते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही, ठीक है। फॉर दिखाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, से लिख लेते हैं। और आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2019, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर लेते हो सिंस और फॉर को, हम अच्छे से अवेयर हैं इसके यूज के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है मोस्टली परफेक्ट टेंस के साथ हम इसे यूज करते हैं, सिंस या फॉर में से कुछ, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इन सब के साथ ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो आफ्टर और बिफोर का यूज तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। आफ्टर और बिफोर का यूज इस सेंस में, जैसे आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर मंडे। तो देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम की लिमिट दे रहा है कि भाई इससे पहले मैं ये काम कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है।
चलिए, आफ्टर कब यूज करते हैं? कोई काम होने के बाद, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के जैसे कि अगर पास्ट यूज कर रहे हो तो ही रिटर्न माई बुक आफ्टर अ वीक। ठीक है, अब देखो इससे थोड़ा सा यहाँ पे ये है, हम लोग इसके यूज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आफ्टर और बिफोर बचपन से पढ़ा है, तो नई चीज नहीं हमारे लिए। लेकिन पास्ट में अगर आप इसे यूज करते हो, पास्ट में मोस्टली क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम। और अगर फ्यूचर में यूज करोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा, बिल्कुल इसकी तरह, है ना, जैसे आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस आफ्टर मंडे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद वाली चीज शुरू होगी आफ्टर अ मंथ। कोई आपने बोल दिया 1 महीने बाद कुछ काम शुरू करूंगा, उसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें हम लोगों ने बोला ही रिटर्न माई बुक आफ्टर अ वीक, अगर आप किसी से बुक ले रहे हो, आपको बोलना है मैं ये 1 हफ्ते में वापस करूंगा, तो इसे कैसे बोलेंगे अभी कि मैं 1 हफ्ते में वापस करूंगा? आई विल रिटर्न यू दिस बुक आफ्टर अ वीक। इन अ वीक, यप। देखो क्या होता है, आई विल रिटर्न दिस बुक। अगर ये बोला जा रहा है तो इसमें ये गलत होगा, इसका यूज यहाँ पे इन बोला जाता है फ्यूचर में, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन यूज करते हो। ठीक है, आई बी देयर विद इन एन आवर या इन एन आवर। ठीक है, इन एन आवर दिखाता है हमेशा आफ्टर वाले सेंस में यूज होता है। आप कहीं भी बोलते हो ना, जैसे अगर आपको बोलना है 1 घंटे बाद पहुंचूंगा मैं, तो आप बोलते हो इन एन आवर। अगर आपको बोलता है 1 घंटे से पहले, 1 घंटे के अंदर, तो आप बोलते हो विद इन एन आवर। ये डिफरेंस पता है? फ्यूचर में आपको जब भी यूज करना है, इसलिए मैंने लिखा ये, अगर आप पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तो आपका आफ्टर यूज होता है पास्ट टेंस में। ठीक है, ये यूज हमें जनरली पता नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ठीक है, हमारा नॉर्मली चल जाता है आफ्टर और बिफोर का यूज इस तरीके से करने में जनरली। ठीक है, लेकिन अब हम ध्यान दे रहे हैं इस पे, तो ये चीज याद रखनी है कि अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो आफ्टर अ वीक ठीक है, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आफ्टर अ वीक सही नहीं है। सही क्या होगा? इन अ वीक। ओके, नेक्स्ट आता है इसी में ही, जैसे बिफोर वाला था, बिफोर मंडे, इसको तो आप ऐसे यूज कर लेते हो। ठीक है, तो मेनली आफ्टर और इनका याद रखना है। अब इन और विद इन के मैंने बता दिया था। ठीक है, इन और विद इन इसी तरीके से यूज करते हैं, टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग तो आई रीच देयर। मैं इफेक्ट बता दूं कि क्या इफेक्ट आता है इसका। अगर हम बोलते हैं आई रीच देयर इन एन आवर, ये जनरली यूज होता है किस सेंस में? आफ्टर एन आवर, 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, व्हेन यू से विद इन एन आवर, ठीक है, विद इन एन आवर इसका मतलब होगा बिफोर वाले सेंस में, 1 घंटा हो नहीं पाएगा, उसके अंदर ही पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे के अंदर, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो 1 घंटे के अंदर पहुंचने के लिए विद इन एन आवर बोलते हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, उसने काम कर लिया अपने, मतलब जो भी लिमिट उसे दी गई थी उस टाइम के अंदर ही उसने काम कर लिया, तो वी प्रेफर विद इन, तो वहां पे हम लोग विद इन यूज करते हैं। तो बस सिंपल, फ्यूचर में अगर आप यूज करो तो इन, आफ्टर दिखाता है, विद इन बिफोर। नाउ कम्स द थिंग, टिल और अनटिल। इसमें कोई डिफरेंस है? शायद से है। जैसे अगर मैं यूज करता हूं दे विल वेट फॉर यू
टिल और until मंडे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे यहाँ पे दोनों ठीक है, कुछ भी आ सकता है, टिल और until बोथ आर करेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों आप यूज कर सकते हो, तो ऐसा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि यू हैव टू रिप्लेस इट समवेयर कि भाई यहाँ पे टिल नहीं आना था, यहाँ until आना था, तो ऐसी एरर नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तरीके से यूज हो जाता है एंड इट इज एक्सेप्टेबल बोथ वेज, कोई भी यूज कर लो। ठीक है, बस ये पॉइंट ऑफ दिखा रहा होता भाई इस टाइम तक वेट करेंगे, दैट्स इट। ओके, अच्छा वैसे इसका अलग से कुछ ऑफिशियल यूज जैसा नहीं पता है, लेकिन अगर आप बोलते हो आई विल बी देयर बाय 5, आई विल बी देयर एट 5, कुछ डिफरेंस समझ आता है, एक ही जैसा लगता है। आई विल बी देयर बाय 5 PM ऐसा कुछ बोला जाए, और एट बोला जाए, एट मतलब 5 बजे। अच्छा बाय का मतलब अराउंड, अच्छा बाय का थोड़ा ऐसे नहीं होता कि आई वांट दिस कंप्लीटेड बाय मंडे, आई वांट दिस वर्क कंप्लीटेड बाय मंडे, तो इसका मतलब है मंडे तक, मतलब मंडे से क्रॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप बोलो आई विल देयर बाय 5, तो लाइक 5 से पहले हो जाएगा काम। हाँ, विद इन 5 वाले सेंस में। ठीक है, क्योंकि इसका जो अभी देखो ये तो यूजेस है, क्योंकि इसमें अभी जरूरी नहीं है कि बुक्स में मेंशन्ड हो ये, लेकिन हम नॉर्मली जब इसे यूज करते हैं और किसी से बोल रहे होते हैं तो हमारा मतलब वही होता है कि आई विल बी देयर बाय 5, तो इसका मतलब 5 से पहले या 5 तक तो पहुंचोगे, 5 से आगे नहीं होगा टाइम। यहाँ ऐसा है कि 5 बजेंगे। ठीक है, ये प्रिसाइज टाइम होता है, ऑल्दो ये काम नहीं करता लोगों के पहुंचने वाले सेंस में, तो बिल्कुल नहीं करता, शो स्टार्ट वाले सेंस में कर जाता है, द शो विल स्टार्ट एट 5 PM। ठीक है भाई, 5 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ ये चीज जनरली ऐसा होता है कि भाई 5 से पहले या 5 तक पहुंच जाऊंगा, तो ये 5 से पहले वाला ही होता है, चाहे 1 सेकंड पहले हो, वो इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑल्दो इसका कुछ ऑफिशियल ऐसे मेंशन नहीं होता, बट स्टिल यूजेस के हिसाब से इस तरीके से यूज होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग, अब इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। ड्यूरिंग आपको पता है कि एक चीज कॉन्टिन्यूस थी, मतलब एक काम चल रहा था उसके साथ में कुछ और हो रहा है, तो हम ड्यूरिंग यूज करते हैं, है ना। जैसे जैसे कुछ भी, he was sleeping during the lecture, मतलब lecture was going on and he was sleeping, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, he was sleeping during the lecture। Owls are most active during night time, yes, they're most active during night time। ठीक है, ये owls एकदम अलग ही तरीके के लगते हैं ना प्राणी, बिल्कुल। जितने भी कार्टून्स वो देखते हैं हम लोग, जो एनिमेटेड मूवीज है उसमें इन्हें सबसे वाइज दिखाया जाता है, सही मूवीज में देखा है ऐसा। चलो, he was sleeping during the lecture, we know how to use it। ठीक है, और पॉइंट अगर हम टाइम की बात करते हैं तो हमें पता है फ्रॉम और टू को कैसे यूज करना है। फ्रॉम के साथ हम टू लगाते हैं। ठीक है, फ्रॉम आप कहीं भी यूज करते हो, फ्रॉम हमेशा किसी चीज का स्टार्टिंग, किसी चीज का ओरिजिन वो दिखा रहा होता है। अगर हम जैसे बात करते हैं आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, जैसे हम लोग अगर वो भी करते हैं रिजर्वेशन या ट्रेन टिकट बुक करना, फ्लाइट टिकट बुक करना, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक है, तो ओरिजिन कोई चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो बेसिकली बिगिन कहाँ से हो रही है कोई भी चीज, स्टार्ट ऑफ बिगिनिंग। ठीक है, और टू दिखाता है एंड ऑफ समथिंग या फिर डेस्टिनेशन काइंड ऑफ थिंग, टाइम के सेंस में भी। ठीक है, एंड और डेस्टिनेशन। ठीक है, यू कैन मीट हिम फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, ऐसा कुछ कि इस दौरान मिल सकते हो ऐसा। ठीक है, वी विल स्टार्ट न्यू बिजनेस फ्रॉम मंडे, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम मंडे, तो वहां से वो चीज शुरू होगी, ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन देखो सेंस में यूज करता है ना, देखा होगा मूवीज जब आती है, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ दिस दिस मूवीज, अब नई मूवी आ रही कोई सा, तो वहां पे दिखा रहे होते हैं भाई मूवीज का ओरिजिन सेम है, तो आपने जो वहां पे अच्छा अच्छा देखा था वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए।
तो ये हो गए हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब कुछ मिसलेनियस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखते हैं, नॉट टाइम, मिसलेनियस प्रीपोजिशंस। जैसे हम लोग यूज करते हैं विद और बाय, ठीक है। क्या बोलते हैं, he cut his finger, क्या आता है यहाँ पे, he cut his finger with a knife or by a knife, है ना, बिल्कुल सही। विद आपका क्या दिखाता है, विद इज यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट, इफ इट्स इंटेंशनल देन विद, वरना तो बाय मिस्टेक होता है, बाय मिस्टेक हम बाय के साथ लगाएंगे बस, ठीक है। वरना कैसे भी, नोबडी इज गोइंग टू कट हिज फिंगर इंटेंशनली अनलेस ही इज एकलव्य और समथिंग, ठीक है। मतलब मोस्टली नहीं करता ना कोई ऐसा। तो बाय विद लगेगा इंस्ट्रूमेंट के साथ में, बाय लगता है एजेंट, ठीक है। तो जैसे अगर वैसे कुछ सुना है क्या इंटेंशनल वाला, या फिर अचानक वाला, मतलब कहीं पढ़ा था ऐसा कुछ, या फिर बिकॉज आई हैवंट हर्ड ऑफ समथिंग लाइक इंटेंशनल और ऐसा। मतलब आई लुक इनटू इट अगर ऐसा है तो। अच्छा लगा बस ऐसा, ओके। और तो बात से ये साउंड्स लाइक कि भाई ऐसा वाला कि जान के करने वाला टाइप का, बट चलो देखते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, बिकॉज आई हैवंट हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। मर्डर इंटेंशनली मर्डर करता नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, विद अ नाइफ देखो, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग विद अ नाइफ यूज करते हैं हम लोग, बाय नाइफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ऐसा होगा ना कि अगर ऐसा वर्ड भी यूज करेंगे एक्सीडेंटली कट हिज फिंगर विद अ नाइफ, तब भी विद अ नाइफ ही आएगा। अब देखो ज्यादा है ना, ही कट हिज रिस्ट बाय अ नाइफ, तो फिर तो लिखा भी नहीं है इंटेंशनली क्या अनइंटेंशनल है, ठीक है। और रिस्ट लिखा है, फिर तो ऐसा लग रहा है सच में जान के काटा है ना। फिंगर के साथ समझ में आता, चलो भाई मे बी फ्रूट्स काटते समय हल्का सा कट गया, रिस्ट के साथ में तो ऐसा लग रहा है कि भाई जान के कटे, ठीक है। तो विद ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। रावण वॉज किल्ड बाय राम एजेंट विद एन एरो, ऐसा कुछ बोलेंगे अगर हम, तो ये आपका क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो चीज थोड़ी सी यहाँ पे डिसेप्टिव लगती है, ऐसे यूज करें, एक सेंटेंस था, सेंटेंस मेरे को पूरा याद नहीं है, बट मैं इसका यूज से बताता हूँ क्या था वहां पे। इस तरीके से कुछ लिखा था कि आई वेंट टू मैनी famous monuments during the vacations, and there I took a number of pictures from my camera, ठीक है। अब हमें ये रूल पता है तो हम इसमें कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन था, एक्चुअली क्वेश्चन इसके आसपास थोड़ा बहुत था, बाकी तो मैंने बना दिया ऐसा लग रहा है। आई वेंट टू मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग द वेकेशन एंड देयर आई टुक नंबर ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम माय कैमरा, ठीक है। तो अब हमें पता है इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पिक्चर्स, हाँ क्या हो जाएगा इसमें,
यहाँ पे आएगा ना, विद माई कैमरा, यस। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था। और पहली बार में साउंड करता है जैसे अगर हम ध्यान ना जाए तो फ्रॉम माई कैमरा, ठीक है भाई, कैमरा से पिक्चर ली शायद ऐसा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसके साथ विद माई कैमरा कोई भी इस तरीके से यूज करेंगे तो विद माई कैमरा लिखेंगे, ठीक है ये चीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हम्म, अच्छा ये अगर सेंटेंस होगा, ही वॉज स्ट्रक बाय और विद lightning NING, ठीक है, यस, ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, ठीक है। चलो कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग आते हैं। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, क्या डिफरेंस है? ही डाइड ऑफ समथिंग, ही डाइड फ्रॉम समथिंग, कैसे यूज किया जाता है? He died of excessive carbon monoxide in his system. Oh God, काफी कॉम्प्लेक्स डेथ है। He died from cocaine overdose. Okay, ठीक है चलो। डाइड ऑफ यूज करते हैं हम लोग डिजीज के साथ में। डाइड फ्रॉम एक्सेसिव कार्बन मोनोक्साइड इन सिस्टम नहीं होगा, तो फ्रॉम ही आना चाहिए। डाइड फ्रॉम कॉज होता है, ठीक है। डाइड ऑफ डिजीज, डाइड फ्रॉम कॉज, दोनों कॉजेज वाले दिए हैं, ठीक है। ऑल दो अभी देखो जैसे एक सेंटेंस होगा अगर ऐसा इसके साथ यूज देखा होगा कि क्या बोला जाता है, ठीक है। इट साउंड्स लाइक कि ये कॉज वाले सेंस में ही है, इसीलिए पता है। अब जब हमने पढ़ रखा है कि भाई डाई ऑफ हम यूज करते हैं डिजीज के साथ में, डाई फ्रॉम यूज कर रहे हैं कॉज के साथ में, बट स्टिल ही डाइड ऑफ हंगर होता है हमेशा, फ्रॉम हंगर नहीं होता, ठीक है। ये एक्सेप्शन बोल लो या फिर मेरे को लगता है कि भाई हंगर भी इसी तरीके की चीज है, हो सकता है दुनिया की बीमारी है एक, ठीक है, नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। तो ही डाइड ऑफ हंगर, लेकिन हम डाइट के साथ मतलब हंगर के साथ में विल यूज ऑफ, तो बस ये याद रखना है यहाँ से। बाकी सब जगह वी विल यूज जो भी कॉज की बात की गई होगी तो उसके साथ हम यूज करते हैं, हंगर के साथ में ऑफ लगता है बस। बाकी सबके साथ हम कॉज लगा फ्रॉम ही लगाएंगे। तो ही डाइड फ्रॉम एक्सेसिव कार्बन मोनोक्साइड इन सिस्टम, फ्रॉम ही होगा। ही डाइड फ्रॉम कोकेन ओवरडोज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बाकी तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ जो भी बीमारी है उनके साथ हम ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। बस हंगर के साथ में वी विल यूज ऑफ, ये याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। ही डाइड ऑफ मलेरिया, यस संजीत, बिल्कुल। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कैंसर, सब बीमारियों के साथ विल यूज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रूल्स देखते हैं हम लोग कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड। जैसे ये तो हमें याद है ना कि
prepositions are followed by ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है जब भी हम प्रोनाउंस इसके सामने यूज करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा हमेशा। ये हम लोगों ने प्रोनाउंस में जब हम लोग पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, उसमें हम लोगों ने वाला पॉइंट देखा था। तो जो मैंने आपको बताया था ना एक एग्जांपल कि अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो तो आप बोलोगे यू एंड आई, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट है, यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, कुछ भी आपको इस तरीके से बोलना है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में यूज कर लिया बिटवीन, है ना, तो आप क्या यूज करते हो, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, आगे जो भी आपको बात बोलनी हो। तो अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो यू एंड आई आएगा। स्टार्टिंग में कभी भी यू एंड मी नहीं आता। अगर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमें ये करना चाहिए तो मुझे काम करना चाहिए, ठीक है, यू एंड आई शुड डू दिस थिंग, तो आप यू एंड आई यूज करोगे और बिटवीन लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया, तो आप लिखोगे यू एंड मी। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस चीज को पता हो। प्रीपोजिशन का मतलब फिर हर जगह है, फिर इट डिपेंड्स ऑन हिम, इट डिपेंड्स ऑन अस, ऐसा कुछ भी बोलोगे तो वो तो कॉमन यूजेस है, वी नो अबाउट देम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, क्लियर नहीं वाला ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, अब देखो इसमें जरा, if two words are connected using a conjunction, ठीक है, कंजंक्शन मतलब एंड और इधर और इस टाइप के वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ टू वर्ड्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ कंजंक्शन एंड those words require different prepositions, ठीक है, then different prepositions should be used with them। ऑब्जेक्टिव केस में कुछ ये था संजीत, हमने ये पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ये था कि अगर आप जनरली बोल रहे इवेंट आए तो इवेंट आई आएगा, यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, यू एंड आई शुड कंप्लीट द वर्क, ऐसा कुछ बोला जाएगा। और अगर हम ऐसे बोलते हैं बिटवीन लगा दिए जो कि प्रीपोजिशन है हमारा, तो उसके साथ आप क्या लिखते हैं, यू एंड मी। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन हिम, इट डिपेंड्स ऑन अस, यानी ऑन अस, इन, ऑन, इन सब, आफ्टर, बिफोर, इन सब के साथ क्या लगता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ठीक है, ध्यान देने वाला केस बस ये वाला होता है। बाकी सब जगह तो हम जैसे हम बोलते हैं ना, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ही कभी नहीं बोलते हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन हिम बोलते हैं, और वो इसी तरीके से वर्क करता है। तो मतलब उसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, यही है बस। ठीक है, सिर्फ आई विल गो आफ्टर हिम, आई विल गो आफ्टर ही नहीं, आई विल गो आफ्टर हिम। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा ये, इफ टू वर्ड्स, अगर हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं किसी कंजंक्शन से, और उन वर्ड्स के साथ में दोस वर्ड्स रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है, उनके साथ में अलग प्रीपोजिशन लगे हैं, देन सेपरेट प्रीपोजिशंस शुड बी यूज्ड विद देम। देन सेपरेट प्रीपोजिशंस should be used with them। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर एक सेंटेंस हो इस तरीके का, जैसे he was neither sorry nor ashamed at his mistake। या फिर एक और एग्जांपल, he is different and superior to his friends। क्या करेंगे इन सेंटेंस में हम लोग, सही कैसे करेंगे इसे?
He was neither sorry nor ashamed at his mistake. He is different and superior to his friends. ठीक है, दिखने में सही लग रहे होते हैं पहले, क्योंकि हमें बात समझ में आती है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं लगता. But what we are told in the rule, it is that कि भाई अगर if you are using two different words, ठीक है, आपने जैसे आपने यूज किया sorry और ashamed, ठीक है, after he completes his degree he will start job hunting. After he completes his degree he will start job hunting. यार ये तो सही लग रहा है, इसमें तो गलत ही लग रहा, लेकिन आफ्टर भी आ रहा है इसके अंदर, बात तो सही है. आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज डिग्री, तो इसलिए शायद हम लोग वंस यूज करते हैं वहां पे, वंस ही कंप्लीट्स हिज डिग्री ही विल स्टार्ट जॉब हंटिंग. ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मोस्टली ऐसे टाइम पे हम लोग वंस लिखते हैं ना, वंस ही कंप्लीट्स दिस थिंग. हाँ, बट लेट्स लुक इनटू दिस, देखते हैं इसको भी, चलो ठीक है. चलिए इसे बताइए. और मे बी इस तरीके का हो सकता है कि कंडीशनल सेंटेंस हुआ ये एक तरीके से, ठीक है, बिकॉज उसमें तो अगर हम यूज करते हैं ही सेड वंस ही रीच दिल्ली ही विल टेक्स्ट मी. चलो देखेंगे उसे, अगर ऐसा कुछ होगा तो वैसे होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा. अब इसमें देखो दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, सॉरी और अशेम्ड. अगर आपको बोलना होगा किसी के लिए कि ही इज सॉरी डैश हिज मिस्टेक, क्या लगाएंगे इसके साथ में? ही इज सॉरी डैश हिज मिस्टेक. नहीं, सॉरी ऑफ थोड़ी बोलते हैं. आई एम सॉरी डैश माई मिस्टेक, क्या बोला जाएगा? ऑफ नहीं आता. हाँ, सॉरी फॉर बोलेंगे ना हम लोग. तो ही वॉज नीदर सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? हम यहां पे भी क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे. ही वॉज नीदर सॉरी फॉर नॉर अशेम्ड एट हिज मिस्टेक. ही वॉज नीदर सॉरी फॉर नॉर अशेम्ड एट हिज मिस्टेक. ठीक है ना? सेकेंड वाले में क्या होगा? काफी समझ में आ रहा है? सेकेंड वाले में क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा ना, ही इज डिफरेंट. डिफरेंट के साथ क्या यूज करते हैं? फ्रॉम. तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू हिज फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम लोग फ्रॉम यूज कर रहे हैं, तो ये आएगा. एंड सुपीरियर के साथ में टू आएगा. बिल्कुल सही अनमोल. ठीक है, प्राप्ति क्लियर हो रहा है आपको साथ में? तो पता ही चल रहा है, कोई बात नहीं हुई इसमें. यस, ठीक है, तो समझ में आ गया मेरा. तो इस तरीके से आप जब भी वर्ड्स को देखोगे और उसके साथ में प्रीपोजिशन अलग अलग यूज किया जाएगा. ठीक है, कंजंक्शन से एंड से कनेक्ट कर रहे हो, सॉरी मतलब नीदर नॉर और कुछ भी ऐसे यूज किया जाएगा, तो यू हैव टू यूज डिफरेंट प्रीपोजिशंस विद दैट. चलिए, तो यार इसकी प्रैक्टिस बाकी क्वेश्चंस में हो जाएगी, बस ये रूल को याद रखना है कि ऐसे यूज करना है वैसे. ठीक है, चलिए. तो चीज लिखते हैं, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन. मोस्टली प्रीपोजिशन सारे आते हैं इसके अंदर. ठीक है, ऑन,
टू एक्सेट्रा। ठीक, अगर इसके साथ में इफ दे आर फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, इफ दीज prepositions are followed by a main verb, ठीक है, are followed by a main verb, then it should be in ठीक है, इट शुड बी इन वी प्लस आई एन जी फॉर्म। अब टू प्लस वी वन तो हम लोग कुछ कंडीशंस में यूज करते हैं, उसका यूज तो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना अगर आप कहीं भी यूज कर रहे हो, जैसे उसका डायरेक्ट मेन वर्ब हम इस तरीके से लिख रहे हैं, जैसे ही इज अडिक्टेड टू, तो पता है टू प्लस वी वन यहाँ पे नहीं आएगा, अडिक्टेड टू ड्रिंक नहीं होता, अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। ठीक है, तो आप इसके साथ टू प्लस आई एन जी, टू के साथ में वी प्लस आई एन जी लगाते हो इस तरीके से। ठीक है, जैसे I take delight in working hard। ठीक है, बाकी कहीं भी फॉर फ्रॉम जो भी यूज करते हैं इसके साथ में मेन वर्ब यूज करोगे आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, सर ये फॉलोड बाय कि दूसरे कुछ है, क्योंकि तो पहले आया ना, प्रीपोजिशन से पहले अगर मेन वर्ब है, फॉलोड बोलने से तो बाद में आएगा ना सर। नहीं, फॉलोड तो बाद में आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद ही तो आ रहा है मेन वर्ब। एडिक्टेड यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है क्या? देखो यहाँ पे बेसिकली पता है क्या, बेसिकली दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि मेन वर्ब आप यूज कर रहे हो इस काम को करने में। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यहाँ पे एक तरीके से देखा है तो ड्रिंकिंग भी जिरंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो जिरंड बोलना चाहिए था, क्या बोल रहे हो? हाँ वही सर, जिरंड हो गया ना फिर तो ड्रिंकिंग। हाँ यस, तो मेन वर्ब एडिक्टेड को मेन वर्ब लेंगे कि आप ही कह रहे हो कि जैसे हम ही इज एडिक्टेड यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेन वर्ब, इसके साथ में अगर यूज कर रहे हैं तो हाँ यही तो है, इसके साथ में अगर यूज किया जाएगा तो यू आर सेइंग कि जैसे आई टेक डिलाइट, अब डिलाइट यहाँ पे क्या होगा, डिलाइट मेन वर्ब होगा क्या? नहीं। हाँ जी जी, ये तो मेन वर्ब नहीं होगा ना। एक्चुअली बात ये है कि इसके साथ जब हम यूज कर रहे हैं आई टेक, अब ये रूल इस तरीके से बताया गया ही टेक ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, अब मोस्टली ये तो जिरंड है, ही आई मतलब यू कैन बी एडिक्टेड टू एनीथिंग, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो वहां पे जरूरी नहीं कि ड्रिंकिंग हमने वर्ब की तरह यूज किया तो आईएनजी लगा दिया, अगर डायरेक्ट नाउन होता तो शायद हम वहां पे नाउन ही लगाते, मतलब नाउन की फॉर्म ही होता मे बी। ठीक है, he take delight in working hard, ठीक है, in doing this thing। अब यहाँ पे working hard है, यहाँ पे working hard देखा जाए तो it is what, यहाँ पर तो मेन वर्ब हो जाएगा ना, in doing this thing, I take delight in this work, in doing this work, इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। अब जैसे फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे they were fined for being late। अब याली बात भी बिल्कुल ठीक है कि मेन वर्ब के साथ ही यूज किए जा रहे हैं मोस्टली, इसको छोड़ के देखा जाए तो ही टेक डिलाइट, लेकिन हम देखा जाए तो ही टेक डिलाइट यहाँ पे आई टेक डिलाइट मेन वर्ब तो ही हो जाएगा वैसे। ठीक है, बट ठीक है, दे वर फाइंड फॉर बीइंग लेट। एक्चुअली पता है क्या, ये जो अभी मेन वर्ब का फंडा यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है, इट्स अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेन वर्ब होता है, तो मेन वर्ब का मतलब है कि आप ड्रिंक अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, तो ड्रिंक तो आपका क्या हो गया, मेन वर्ब है, मतलब ऐसे नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अगर इसके आगे आप बोलना चाह रहे हो वो पीता है, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म होगा।
अब V4 में यहाँ पे लिख रहा हूं, अब आपको पता है यहाँ पे V4 ये जो यूज किया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर मेन वर्ब होता संजीत और समझ में आ रहा है, अगर मेन वर्ब होता तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में होता, ठीक है। तो मेन वर्ब का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में मेन वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि ड्रिंक मेन वर्ब हो गया, अगर इज यूज कर रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब डायरेक्ट अगर मेन वर्ब कोई भी यूज करे तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जेरेंट हो गया, यहाँ ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, आईएनजी फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। ये भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, किस चीज के लिए फाइन किया गया भाई, लेट होने की वजह से, ठीक है। तो आप उसे यूज कर रहे हो बीइंग लेट फॉर दिस थिंग, ही वाज फाइंड फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका gerund हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस वजह से उस पर फाइन लगाया गया, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि अब यहाँ पे नहीं, इसके साथ बोला गया कि अगर मेन वर्ब यूज करो तो आईएनजी फॉर्म में आएगा और जरूर वो वर्ब की तरह काम करेगा, ये नहीं बोला गया। यहाँ मेन वर्ब से मतलब है जो भी मेन वर्ब से समझते हैं, मेन वर्ब का हमारे लिए मतलब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं, गॉट इट। जैसे थोड़ा सा और समझते हैं, अगर हम लोग समझते हैं, अगर वर्ब पढ़ रहे होते तो वर्ब में हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं भाई, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, एम, हैव, ये हमारे क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मेन वर्ब्स क्या हो जाएंगे, वॉक, ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक, ठीक है, कुछ भी इस तरीके की चीज वॉक या ड्रिंक। तो अब यहाँ पे बोलोगे ही इज एडिक्टेड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज, वो मेन वर्ब्स की बात हो रही थी यहाँ पे, वो उसमें किया जाएगा, गॉट इट। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट तो हमें सारे पता है, वी कैन कंटिन्यू विद एक्सरसाइज, क्योंकि ये तो हमें पता है कि टुडे टुमारो इन सब के साथ में हम लोग ऑन यूज नहीं करते, बाकी बेसिक रूल्स हमें सारे पता है इसके। एक चीज और देखते हैं बस, होम के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन जनरली यूज नहीं करते ना, जैसे आई एम एट होम भी ठीक है, आई एम होम भी ठीक है, पता है ये चीज। सुना ये नहीं, आई एम होम, सुना होगा। अगर आप मूवीज देख रहे हो तो उसमें बोलो घर पे आके बोलो आई एम होम, ठीक है, आई एम होम, आई एम होम मतलब मैं घर पे हूँ, ऐसा। तो उसके साथ ये बोला जाता है, जनरली यूज कर लिया जाता है आई एम एट होम, बट ये भी करेक्ट होता है, तो अगर लिखा हो तो ये सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको पता है आई एम गोइंग होम, ठीक है, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, आई एम गोइंग होम होता है हमेशा, ठीक है। गोइंग होम, सेंड हिम होम, इस तरीके से कुछ भी यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्टली बोला जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन कब आएगा, प्रीपोजिशन तब आता है जब आप किसी और के घर पे जा रहे हो, उसका मेंशन कर रहे हो, जैसे आई एम गोइंग टू हिज होम। ऑल्दो हम लोग प्रेफर हाउस करते हैं ऐसे सेंस में, बट स्टिल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ऐसे टाइम पे टू चलेगा और लगेगा इसके साथ में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो पैसिव केस, तो आई एम गोइंग टू हिज होम, आई एम गोइंग टू राम्स होम, ऐसा कुछ, तो पैसिव केस आएगा तब तो हम लोग इस प्रीपोजिशन लेंगे इस तरीके से, ठीक है। वरना इसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं आता, या आप डायरेक्टली इसी तरीके से लिखते हो, ठीक है, आई एम गोइंग होम, ठीक। बाकी ये रूल याद होगा आपको, ट्रांजिटिव वर्ब्स, transitive verbs are not followed by prepositions. पता है चीज कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में हम लोग प्रीपोजिशंस नहीं लगाते हैं। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव याद है, जैसे एग्जांपल देखा होगा, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का यूज हम लोगों ने प्रोनाउंस के टाइम पे समझा था, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ते थे तब। ओके, क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल था, द आर्मी अटैक्ड ऑन द
टेररिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, द आर्मी अटैक द टेररिस्ट्स, ठीक है। ऑन इसके साथ में यूज नहीं किया जाएगा, पता है ये चीज। क्योंकि अटैक कैसा है, अटैक हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगाते। याद है पहले वाला पॉइंट कि ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव कैसे यूज करते हैं, पता हो गया और याद है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छा ये वर्ड है जैसे रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब क्या होता है? कई बार लोग उस तरीके से बोलते हैं सिमिलर, या और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसे? जैसे बोलना है तो अपने भाई की तरह, तो यू रिजेंबल, या बोलो तो यस, माइक पे बोल दिया करो संजीत, जल्दी हो जाएगा। रिजेंबल ब्रदर, बिल्कुल सही। लोग कई बार यूज करते हुए देखा है, मतलब शायद मैंने भी कभी ना कभी जीवन में यूज किया होगा। रिजेंबल के साथ हम टू लगा देते थे, यू रिजेंबल योर ब्रदर, रिजेंबल टू योर समथिंग, ठीक है। इस तरीके से लोग यूज करते हैं, लेकिन हम रिजेंबल के साथ में डायरेक्ट यूज करेंगे। और वो तो हमें पता ही है, पहले वर्ड्स हमने देखे थे, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्कस। बहुत ही कॉमनली इसके साथ में डिस्क्राइब और डिस्कस इन वर्ड्स के साथ में क्या यूज किया जाता है? अबाउट, ठीक है। Describe or discuss. The poet described the beauty of nature. Described about the beauty of nature नहीं होगा. We discussed the problem. Discussed about the problem नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैसे हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। और इसके साथ में they are not followed by a preposition. They are directly by the object. जो भी है उसकी बात, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें वो आएगा डायरेक्टली इसके साथ में, ठीक है। तो सन आई ये वाली चीज है, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और ये वाले एग्जांपल्स देखने के बाद वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, और इस पे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करेंगे ताकि प्रीपोजिशन थोड़े याद होते रहे हमें साथ, ठीक है। यस, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिस्कस करना है इसको, थोड़े से कुछ और वर्ब्स डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।